नमस्कार मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि शनि की साढ़ेसाती जो होती है वो होती क्या है। शनि की साढ़ेसाती कुछ एक तरह से गोचर है। शनि की साढ़ेसाती में एक गोचर बताया गया है, वो भी चंद्र राशि से, लग्न कुंडली से नहीं, कि चंद्र लग्न से या चंद्र राशि से 12वें भाव में शनि महाराज आए तो शनि की साढ़ेसाती चलती। अब साढ़ेसाती का मतलब होता है जब शनि की साढ़ेसाती चलेगी तो चंद्रमा से सबसे पहले 12th हाउस में गोचर करेगा, तो वहां कुछ रिजल्ट कुछ अलग रहेंगे। फिर शनि महाराज चंद्र कुंडली के लग्न पे ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो ये शनि का दूसरा चरण हो गया, साढ़ेसाती का दूसरा चरण हो गया। फिर चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे तो भी शनि की साढ़ेसाती होगी और तीसरा चरण आखिरी चरण होगा। अब इसके रिजल्ट आप पैरों पे आया, सिर पे आया, 12वें भाव में आया, लग्न में आया, उसकी चिंता छोड़ो, आप उसको देखने का तरीका आप समझो। मगर कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि चंद्र लग्न से तीसरे भाव में, सेकंड भाव तक तो शनि की साढ़ेसाती रहेगी, सेकंड भाव तक तो चंद्र लग्न से, यदि तीसरे भाव में शनि ट्रांजिट कर गया और वहां वक्री हो गया, मान लो किसी का मेष लग्न है, अभी शनि की साढ़ेसाती लग जाएगी, तो ये आपको 2.5 साल तो आपके 12वें भाव में मीन राशि में रहेगी। मेष लग्न वालों के लिए फिर आपको लग्न में रहेगी, फिर आपके सेकंड भाव में रहेगी, तो 7.5 साल के बाद यानी कि 2015, 25 और 7, 32 एंड 33 पकड़ लो, 32 एंड तक ये शनि की साढ़ेसाती चलेगी। फिर 33 के बाद जैसे ही ट्रांजिट मेष राशि वालों के लिए जब मिथुन राशि में शनि गोचर करेगा तो वहां कुछ रिजल्ट अलग देगा, मगर जब वो रिट्रो होगा, यदि वहां वक्र अवस्था में, वो वक्र अवस्था में होता ही है शनि 2.5 साल में, हर प्लानेट, मैक्सिमम प्लानेट सूर्य चंद्रमा को छोड़ के वक्र अवस्था में आते ही है। तो उस समय में जब तीसरे भाव में मिथुन राशि में शनि महाराज गोचर करेंगे और वक्री हो जाते हैं, तो फिर भी हम शनि की साढ़ेसाती का असर मानेंगे। क्यों? कि शनि वक्री होकर दूसरे भाव पे भी रूल करेगा, इसलिए थोड़ा सा वो 50% रूल करेगा, कोई 100% नहीं करेगा। यानी कि आप ये मान लो कि आपके जब मेष राशि में वृषभ में जब आखिरी चरण में जब शनि महाराज ने ट्रांजिट किया तो आपको रिजल्ट क्या मिले थे, आप उनको देखिए, है ना। मगर उन रिजल्ट को देखने के लिए दशा को आप कंसीडर करिए। दशा तो वो हो सकता है वहाँ चेंज हो रही हो या अंतरदशा चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट मिलेंगे वृषभ में। मगर जब मिथुन राशि में जाएगा वो महावक्री होगा तो शनि महाराज किस तरह के फल देंगे, जो वृषभ राशि का भी फल देंगे, मगर उस समय में दशा अंतरदशा क्या चल रही है या प्रतिशत दशा क्या चल रही, उससे रिलेटेड वो रिजल्ट देंगे। एक तो ये तरीका हुआ देखने का। दूसरा तरीका जो मेन, जो हमारा ट्रेडिशनल चलता रहा, अष्टक वर्ग से गोचर का करना। मान लो आपका मेष लग्न है, वृषभ राशि में, मीन राशि में आपका शनि महाराज ने गोचर किया और साढ़ेसाती लग गई। अब आपके अष्टक वर्ग में देखिए कि मीन राशि में कितने रेखाएं मिल रही है,
और टोटल बिंदु मीन राशि में शनि महाराज को कितने मिल रहे हैं। यदि मीन राशि में या किसी भी राशि में शनि महाराज गोचर करते हैं, अब तो इसको सिंपल गोचर मान लो तो 7.5 में भी लग जाएगा। जब भी कोई ग्रह किसी भी राशि में ट्रांजिट करता है, वो ट्रांजिट कैसा रहेगा, थोड़ा सा उसका वीकनेस या बुलिश वगैरह जो देखने के लिए हम लोग अष्टक वर्ग का उपयोग करते हैं। तो मिनिमम 4 रेखाएं तो हम लेते ही हैं उस राशि में, कम से कम होनी चाहिए। और 28 बिंदु हम गिनते हैं, टोटल बिंदु 28 बिंदु गिनते हैं। अब मान लो किसी के शनि महाराज मीन राशि में 6 रेखाएं दी मीन राशि में, और 33 बिंदु दे दिए, तो एक यहाँ ये कंसीडर हो गया कि शनि महाराज का गोचर मीन राशि में या शनि का 7.5 का प्रथम चरण बहुत अच्छा निकलेगा। अब मान लीजिए जब शनि मेष राशि में, चंद्र राशि मेष राशि में जब गोचर करेंगे, यानी कि मेष में, अब मेष में देखिए आप रेखाएं कितनी है, वो बिंदु कितने हैं। तो मेष राशि में यदि शनि महाराज के रेखाएं मान लो 3 आ गई, जो 4 से कम है, वो बिंदु आ गए 25, जो 28 से बहुत कम है, तो वो उस समय में आपको स्वास्थ्य से संबंधित और भी जो उस समय में दशा अंतरदशा क्या चल रही है, वो क्या रिजल्ट दे रही है, साथ में शनि महाराज किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि शनि महाराज एक जैसे रिजल्ट तो देंगे ही नहीं एक राशि में। मान लो मीन राशि में ट्रांजिट किए और 7.5 लग गए आपको, जब वो नक्षत्र परिवर्तित करेंगे, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, साथ में चरण स्वामी भी, नक्षत्र के चरण स्वामी को भी बदलेंगे, 9 बार बदलेंगे चरण स्वामी, एक राशि में 9 बार चरण स्वामी बदलेंगे। तो चरण स्वामी सबसे पहले शनि की 7.5 में वो रिजल्ट देगा, फिर उसका नक्षत्र स्वामी देगा, फिर शनि महाराज किन किन हाउस के लॉर्ड है, क्या है, कैसे देखना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज है, षडबल में देखिए कि शनि महाराज की स्ट्रेंथ कितनी है। यदि शनि महाराज की काफी स्ट्रेंथ है, 1.4 1.8 षडबल में देखिए आप, क्योंकि षडबल एक्चुअली स्थान बल, भाव बल, तो सभी जो बल निकलता है उनका बल का निचोड़ जो होता है वो आ जाता है। राहु केतु को इनमें नहीं लेते, राहु केतु को षडबल में और अष्टक वर्ग में लेते नहीं है, मगर मैं राहु केतु को भी अष्टक वर्ग में लेता हूँ, और राहु केतु का अष्टक वर्ग अलग से मनाया जाता है। तो हम लोग तो उस समय से प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके सीखे हैं, तो हमको तो मालूम है कि भाई ठीक है, सॉफ्टवेयर जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है, क्योंकि हमने तो कैलकुलेशन मैन्युअली कैलकुलेशन करके सॉफ्टवेयर को चेक किया कि भाई क्या ये कितना सही बता रहा हो, हमारी कैलकुलेशन कितनी सही है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन में कुछ सेकंड का कुछ चेंज आता है, 1 मिनट का ये ऐसा चेंज आता है, 1-1.5 मिनट का, ठीक है, वो 1-1.5 मिनट को हम लोग टाइम रेक्टिफाई करते हैं, उससे हम लोग उसको सुधार देते हैं। तो षडबल में शनि महाराज का स्ट्रेंथ मान लो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि है ना ओवरऑल। तो आपको जब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो शनि महाराज और अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि षडबल में काफ़ी स्ट्रेंथ है। और जब लग्न में, मतलब चंद्रमा की साइन में, चंद्रमा जहाँ लग्न में बैठा हुआ है, यदि वहाँ ट्रांजिट करे वहाँ बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, मगर शनि के षडबल की वजह से, बल बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके नेगेटिव जो रिजल्ट है रिड्यूस हो जाएंगे, और फिर उस समय में आप दशा अंतरदशा देख लो वो क्या सिग्निफाई कर रही है, उससे आपको मालूम चल जाएगा। तो ये 2-3 तरीके हुए, एक तो अष्टक वर्ग से देखना, एक षडबल को थोड़ा कंसीडर करना, मगर साथ में शनि की 7.5 शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा को आप 7.5 साल तक गिनो,
तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप देखिए शनि महाराज ने मीन राशि में कौन सा नक्षत्र लिया और कौन सा नक्षत्र चरण स्वामी लिया, उसको आपके लग्न कुंडली में देखिए। लग्न कुंडली से ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन आएंगे। उसको अब चंद्र कुंडली में शनि की 7.5 का तो हमने कॉन्सेप्ट अलग कर दिया। अब शनि मीन राशि में ट्रांजिट करा तो उसको लग्न कुंडली में देखिए कि शनि किन किन भावों का स्वामी है, कहाँ बैठा हुआ है, ये नोट कर लीजिए। उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, चरण स्वामी उसका कहाँ बैठा हुआ है, वो नोट कर लीजिए। अब आप जाइए ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर मीन राशि में शनि महाराज ने क्या क्या ट्रांजिट के अंदर शनि महाराज ने ट्रांजिट के अंदर मीन राशि में किन नक्षत्रों को लिया और किन नक्षत्र चरण स्वामी को वो ले रहा। हर 3 डिग्री 20 मिनट के बाद नक्षत्र चरण स्वामी बदल जाएंगे, तो उनको भी नोट करिए और उनको लग्न कुंडली में चेक करिए। चरण स्वामी को ओरिजिनल शनि के चरण स्वामी से डिस्टेंस देखिए। नक्षत्र स्वामी की जो गोचर के नक्षत्र स्वामी का और ओरिजिनल शनि महाराज के नक्षत्र स्वामी का गोचर कहाँ दोनों की स्थिति हो रही है वो देखिए। और शनि महाराज जहाँ मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे तो शनि महाराज को देखिए किन भाव में बैठे हुए और उनसे गोचर में और ओरिजिनल चार्ट में कितनी डिस्टेंस है। यदि 6, 8 और 2, 12 पोजीशन आती है तो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। अच्छा, शनि की 7.5 बहुत सारे लोगों के मेरे खुद के जीवन में 2 बार आ चुकी है, अब खत्म हुई, अभी उतरी। मेरा धनु लग्न है तो अब जाके मेरी उतरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे जीवन का अनुभव। सबसे पहले मेरे को 7.5 लगी थी, मैं भी अभी चल रहा है 2025 2018, तो मेरे को लगी थी 2001 में ज्वाइन किया, 1991 में मेरे को 88 में लगी थी। सॉरी, मेरे को लगी थी शनि की 7.5 साल पहले, यानी कि 2018, यानी कि मेरे को लगी थी 1998 सॉरी 1989 में 89 में लगी थी। उस समय में मेरी शुक्र की दशा चल रही थी। मेरा मिथुन लग्न है, धनु राशि है, मगर चलित कुंडली में केपी चलित कुंडली में मेरा चंद्रमा धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ गया। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर ये शनि की 7.5 जो देखते हैं चंद्र राशि से देखते हैं, तो क्या चलित कुंडली में चंद्रमा चाहे केपी हो चाहे संभाव चलित हो, तो क्या इनमें चंद्रमा यदि 7th हाउस में स्थित है नेटल चार्ट में और चलित कुंडली में 7 से 6 में आ गया, तो क्या हमको जो 6 में जो राशि है वृश्चिक राशि मिथुन लग्न में, और ओरिजिनल जो चंद्र राशि है वो धनु है, और चंद्रमा चलित होकर वृश्चिक राशि में 6ठे भाव में आ गया, तो हमको क्या वृश्चिक राशि से भी देखना पड़ेगा? क्या वृश्चिक राशि से देखें या ओरिजिनल धनु राशि से देखें? तो मैं आपको बता दूं एक बात, ये मेरे जीवन का निजी अनुभव है। जब मेरे को शनि की प्रथम 7.5 लगी, उस समय मेरी शुक्र की दशा बहुत अच्छी थी, और मैं अष्टक वर्ग षडबल की बात करता हूँ, तो मेरे कुछ शनि की 7.5 में वो वीक पीरियड है, वो वीक है, तीनों वीक है, तीनों 2.5 साल के तीनों चरण मेरे वीक है। तो शनि की जब 7.5 98 में लगी थी मेरे को, सॉरी 89 में 89 में लगी थी,
तो उस समय में मेरी शुक्र की दशा चल रही थी, मेरा मिथुन लग्न, शुक्र मेरे को क्या क्या सिग्निफाई कर रहा था शुक्र की दशा, 2, 3, 5, 7, 6, 9, 10 एंड 11। ये मैं ईपीएस से सिग्निफिकेटर निकाल रखे, और मैं वैदिक से भी निकालूंगा तो भी यही आएंगे। तो मेरा क्या है, उस समय जॉब लग गई। मैं 69 का बर्थ है, तो मेरे को जो 20 साल की उम्र में मेरी जॉब लग गई। और शनि की साढ़े में मैंने जब मैं सिंगल था, मैरिज नहीं हुई थी मेरी, उस समय शायद मेरी उम्र होगी 22 साल की, तो मैंने 2 जमीन खरीद ली तनख्वाह से। जो उस ज़माने में सस्ते भाव थे, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार में प्लॉट मिल जाते थे। तो मैंने 2 प्लॉट उस समय में खरीद लिए। फिर मेरा विवाह हो गया, और जैसे शनि की साढ़े खत्म हुई तो मेरी शुक्र की दशा भी खत्म हो गई। तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले शनि की साढ़े में, फर्स्ट में। चाहे मेरे अष्टक वर्ग षडबल से या नेटल चार्ट का जो मैं एनालिसिस करूं, उससे तो वीक ही है, साढ़े मेरी वीक है, मगर मेरी महादशा मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही थी। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ 7.5 तक मेरा बहुत अच्छा उठाव रहा, नहीं, ऐसा नहीं। बीच बीच में जैसे ही शनि महाराज ने नक्षत्र चरण चेंज किए, वो नक्षत्र चरण के हिसाब से मुझे, जब मान लो कि शनि महाराज ने शुक्र का नक्षत्र ले लिया और शुक्र की दशा ही चले, शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो मेरा वो पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, जब मेरा दूसरी बार साढ़े लगी, और मैं भी आई थिंक ये लगी थी मेरे को 2015-16 के बाद ही लगी। तो इस शनि की साढ़े में यानी कि 7.5 साल हो गए ना, तो 25 में से 2018 में लगी थी। तो इस शनि की साढ़े में मैंने, वहाँ मेरी नौकरी लगी पहले शनि की साढ़े में, मगर इस शनि की साढ़े में मेरी नौकरी छूटी, मेरी मदर एक्सपायर हुई, बहुत गलत मेरे को रिजल्ट मिले साढ़े में। काफ़ी कुछ और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको गुप्त ही रखा जाता है, तो कुछ इस तरह के मामले भी हुए, पारिवारिक मामला भी हुआ, कुछ डिस्प्यूट मैटर भी हुए। जब उस समय में जब मेरे को पहली बार शनि की साढ़े लगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मुझे, वो जीवन का मेरा प्रोग्रेसिव समय था। तो शुक्र की दशा की वजह से हुआ वो, और यहाँ से शनि की साढ़े चली, और यहाँ मेरी मंगल की दशा लग गई, राहु की दशा लग गई। वो राहु मेरे को नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, हालांकि राहु मेरे को अच्छे रिजल्ट दे रहा, 2, 5, 7, 11 बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दे रहा मेरे को। तो धन की तरफ से ऐसे कोई क्राइसिस नहीं रही, बीच बीच में रही होगी तो रही होगी, मगर मेरी राहु की दशा जब लगी तो राहु की दशा लग गई, और शनि की साढ़े वैसे भी मेरे कमजोर है, और राहु की दशा भी मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो मेरे को ये शनि की साढ़े जो पास हुई अभी धनु राशि के हिसाब से, तो वो मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। अब आप देख लो, प्रथम साढ़े में कुछ अलग रिजल्ट दिए, तो सेकंड साढ़े में कुछ अलग रिजल्ट दिए। तो इसलिए आप है ना, दशा को कहीं गोचर में उसको इग्नोर मत करो। चाहे किसी भी ग्रह की दशा देख रहे हो, किसी भी ग्रह का गोचर देख रहे हो, चाहे जुपिटर का देख रहे हो, चाहे राहु का देख रहे हो, आप दशा को जरूर कंसीडर कीजिए। अब चलित कुंडली की बात आती है कि मान लो धनु राशि से चलित होकर छठे भाव में आ गया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, तो वृश्चिक राशि में आया, तो वृश्चिक राशि में चलन हो गया, तो इसको केवल दशा में ही कंसीडर किया जाएगा।
जब चंद्रमा की दशा को हम चेक करेंगे तो आधा रिजल्ट किसका देगी? 7वें भाव का। धनु राशि जो चंद्रमा बैठा हुआ है, सेकंड हाउस का लॉर्ड, मिथुन लग्न में सेकंड हाउस का लॉर्ड होके 7वें भाव में बैठा हुआ है, यानी 2-7 का कनेक्शन। बाकी का उसका नक्षत्र स्वामी वगैरह जो भी होगा उसके हिसाब से हम चरण स्वामी वगैरह सब उसके हिसाब से हम सिग्निफाई करेंगे। मगर वृश्चिक राशि में आएगा तो आधा रिजल्ट दशा में वृश्चिक राशि का भी देगा आपको, वृश्चिक राशि का भी रिजल्ट देगा। ये देगा केवल दशा में, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म प्राणायाम जो भी है। मगर दशा आप देख रहे हो तो ट्रांजिट को भी देखो, एक दूसरे के पूर्वक है। इवेंट जब ही घटित होगा जब ट्रांजिट प्रॉमिस करेगा किसी इवेंट घटित होने के लिए, इधर दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ये भी प्रॉमिस करेगी प्रत्यंतर दशा तक। तो प्रत्यंतर दशा तक यदि वो प्रॉमिस कर रही है, हम देख रहे हैं, तो ठीक रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं वैदिक वाले उप नक्षत्र को लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? उप नक्षत्र को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि 2000 के बिफोर जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, 95 के पहले पकड़ लो आप, डिजिटल वॉच वगैरह जो भी आई है अस्पतालों वगैरह में या घर पे जो भी था, तो ये सब 90 के बाद ही आई है, 90 के बाद। उसके पहले का जिन लोगों का जन्म है, एक्चुअली वो क्या है, अस्पताल में हुआ तो उस समय कांटे वाली घड़ी चलती थी, तो उनमें एक्यूरेट टाइम हम लोग नोट नहीं कर पाते थे, डॉक्टर लोग वगैरह। उस समय में ज़्यादा ये एस्ट्रोलॉजी का जो चला है, ये मुझे मेरे देखते देखते 2000 के बाद सोशल मीडिया पे ज़्यादा चला है। 2000 के बाद जो इसने पिकअप अभी तक चल रहा है, तो कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजर बना दी है इस ऑनलाइन, इस प्लेटफॉर्म ने कितने को एस्ट्रोलॉजर बना दिए, मगर अधूरे बना दिए, आधे अधूरे बना दी। क्यों? कि एक तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको बेसिक नॉलेज है नहीं, चलित कुंडली कैसे बनती है, लग्न कैसे निकाला जाता है, लग्न का निर्माण कैसे होता है, दसम भाव शोधन के हिसाब से मध्य भाव निकाल के। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि आप लोग कोई भी घटना घटित होती है तो गोचर भी प्रॉमिस करना चाहिए, दशा भी प्रॉमिस करनी चाहिए। यदि दशा प्रॉमिस कर रही है तो ट्रांजिट भी प्रॉमिस करना चाहिए। जैसे शादी का इवेंट है, एक कल ही मैंने एक किसी का चार्ट देखा, उसकी शादी कब होगी, तो मैंने मोटे मोटे तौर पे उसका शादी की लड़की की उम्र होगी 25 के आसपास। उसके बड़े बड़े तौर पे मैंने देखा कि शनि महाराज, जब मैंने डबल ट्रांजिट लगाए गुरु शनि को, जो जानते हैं वो उनको मालूम है कि हम शादी का किसी भी इवेंट का, नौकरी का, संतान की प्राप्ति, जो भी दुनिया की जो चीज़ देखना हो, वो डबल ट्रांजिट गुरु शनि के डबल ट्रांजिट लगाने से पूरा आपके इवेंट निकल आएंगे। तो मैंने डबल ट्रांजिट गुरु और शनि का लगाया लग्न कुंडली पे, और नवमास कुंडली पे भी लगाया, और दसमांश कुंडली पे भी लगाया। जब गुरु शनि का ट्रांजिट लगाया, सॉरी दसमांश में नहीं लगाया, D9 में ही लगाया, दसमांश तो करियर का हो जाए, तो D9 में लगाया विवाह के लिए। तो लग्न कुंडली और नवमास कुंडली पे मैंने जब ट्रांजिट लगाया तो मुझे लगा कि जब शनि महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे उस समय में उसकी शादी होगी। ये ठीक हो गया, 2.5 साल का पीरियड मेरे को निकल गया कि भाई 2.5 साल तक मीन राशि में रहेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने जुपिटर को पकड़ा, जुपिटर से पर्टिकुलर ईयर निकाल लिया मैंने, तो 2026 2027, यानी कि गुरु का गोचर कर्क राशि में, यानी अतिचारी होगा वो कर्क राशि में, मिथुन से अभी अतिचारी हो जाएगा अक्टूबर के बाद। मगर अतिचारी में कोई शादी आदि होगी, हाँ कुछ है, अतिचारी में क्या बहुत फास्ट रहता है प्लानिट, बहुत स्पीड फास्ट रहती है उसकी, तो जाते जाते को वो दे जाता है, कुछ अच्छे रिजल्ट दे जाता है। तो जब अक्टूबर का मैंने उसको शादी का जो दिया कि जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेगा और शनि महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे,
तो शादी होगी। तो गुरु महाराज कर्क राशि में मिथुन से लगा अतिचारी होके वो कर्क राशि में जाएंगे अक्टूबर 2025 के बाद। वो आगे तक कहाँ रहेंगे ये मुझे पता नहीं, मगर हाँ 2026 तक तो रहेंगे। 2027 तक रहेंगे हम, कम से कम जुलाई अगस्त तक तो रहेंगे सही। तो मैंने वही पीरियड गुरु से निकाल के बताया। अब मैंने क्रॉस चेक करने के लिए, क्यों कि मैंने आपको बताया ट्रांजिट यदि प्रोमिस कर रहा है तो दशा भी प्रोमिस करनी चाहिए शादी के लिए। जब मैंने उस लड़की की मैंने दशा देखी, वो प्रोमिस कर दी। अंतरदशा प्रोमिस देखा मैंने तो एक अंतरदशा जो 2025 नवंबर तक, 2025 नवंबर या दिसंबर तक वो प्रोमिस नहीं कर रही अंतरदशा, मगर 2025 के बाद 26 के अंदर वो दशा प्रोमिस कर रही, वो अंतरदशा प्रोमिस करी मैरिज का। तो मैंने वो पीरियड निकाल लिया जो भी निकल के आया। फिर मैंने अंतरदशा को, प्रत्यंतर दशा को देखा और वो पीरियड निकल के आया 2026 अक्टूबर नवंबर से लेके 2027 के बीच में अप्रैल तक शादी हो जानी चाहिए। तो ठीक है, अब इसी तरह से आप दशा देख लीजिए और ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट आपको देखना है, वो क्या रिजल्ट देगा, तो आप इसी तरीके को अपनाइए। अच्छा, और शनि की साढ़े का मैं नरेंद्र मोदी का एक बहुत अच्छा बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का आपके पास नहीं होता आप लिख लीजिए, मेरे पास रेक्टिफाइड बट टाइम है। और मैंने और भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए थे, तो ओवरऑल जो गुजरात के लोग हैं उनको पूरा मालूम है एस्ट्रोलॉजर को उनका बर्थ टाइम क्या है। एक्चुअली इनका बर्थ हुआ है 17 सितंबर को हुआ शायद, है ना, 17 सितंबर 1950 को हुआ और 9:35 मॉर्निंग और महसाना गुजरात। आप ये डालिएगा तो उससे आपका जो रेक्टिफाई है, एक्चुअली गांव में जन्म हुआ उनका, पास गांव में, मगर इससे क्या है कि रेक्टिफाई करके 935 आ रहा है, 935 लीजिए आप। अब नरेंद्र मोदी जी को 7.5 2 बार आ चुकी है, 2 बार आ चुकी उनके जन्म के बाद। तो सबसे पहले उनको शनि की 7.5 आई थी 1980 में, 1980 में। तो 79 77 में उस समय इमरजेंसी वगैरह वो लगी थी और नरेंद्र मोदी जी एक आरएसएस के एक छोटे से कार्यकर्ता थे। तो 87 तक उनको शनि की 7.5 चली, उनको 86 तक शनि की 7.5, 79 में लग गई थी, तो 86 तक उनको शनि की 7.5 चली। उस समय में उनकी दशा चल रही थी केतु की। वो केतु उनका 12वें भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि में, वो सूर्य से कंजक्ट है और लग्न उनका तुला लग्न है। तो इस शनि की 7.5 में कुछ अलग रिजल्ट मिले नरेंद्र मोदी जी को। और दूसरी जो शनि की 7.5 लगी उनको 2010 में लगी। उस समय में चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा खत्म होके चंद्रमा की दशा लगी थी और चंद्रमा उनका 10वें से 2012 में चंद्रमा की दशा लगी उनको, और चंद्रमा उनका 10वें से होके सेकंड भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ में बैठा हुआ है। मंगल तुला लग्न में 7th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड भी है, और चंद्रमा नीच भंग राजयोग में बैठा हुआ है। तो नीच भंग राजयोग में जो भी ग्रह की दशा चलती है वो नीच भंग राजयोग में है। तो हमेशा याद रखो आधा पीरियड चंद्रमा का या कोई भी हो प्लैनेट जो नीच भंग में हो, आधा पीरियड थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो उनको 79 में लगी, तो चंद्रमा की दशा उनको 2012 से लेके 2012 से लेके
चंद्र की आधी दशा जो रही उनको 2017 तक रही। तो चंद्र दशमेश होके नीचभंग राजयोग भी बना रहा। तो यहाँ चंद्रमा की जो दशा चली, हालांकि बीच का पीरियड उनका, अब शनि की साढ़े कहाँ गई बताइए। उस समय मुख्यमंत्री बने, कार्यकर्ता से टॉप पोजीशन बने, तो दशा की कितना काम करती है आप वो देखिए। मगर दशा के साथ यदि ट्रांजिट और भी अच्छा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो अब जब जो उनको दूसरी बार साढ़े लगी तो ये देश के प्रधानमंत्री बने, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और वो शनि की साढ़े इनको उनकी चंद्रमा की दशा 2018 में खत्म हो गई थी, और इनको शनि की साढ़े चली थी 2010 से लेके 2017-18 तक चली होगी। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी की प्रथम जो शनि की साढ़े चली थी, उस समय में केतु की दशा चल रही थी, और शनि की साढ़े ने कोई अच्छे रिजल्ट नहीं, संघर्ष में जीवन दिया उनको। काफ़ी टाइम मानसिक कष्ट भी रहा है, थोड़ा विरक्त जीवन भी जिए। केतु मोक्ष का कारक होता ना, उस समय सन्यासी के रूप में भी ये हिमालय पे गए। और एक जब शनि की साढ़े चंद्रमा की आई, जो चंद्रमा दशमेश है, केतु तो चलो मोक्ष कारक है, इसलिए उनको सन्यासी बना के ले गया शनि उस समय में, शनि की साढ़े में। मगर दूसरे की शनि की साढ़े में सूर्य है, सूर्य से स्टार्ट हो रहा, 2 साल बच रहे थे सूर्य के, तो वो इंडिकेट कर रहा था कि राजा बनाना है। और राजा कब बनाना? ये चंद्रमा जब नीच भंग राज योग में आएगा, उस समय में इनको चंद्रमा दशमेश इनका चंद्रमा आएगा, तो सूर्य ने तो डिसाइड कर दिया था इनको राजा बनाना। मगर सूर्य इनका बाधक प्लानेट है, एकादश भाव का स्वामी है, वो इच्छा पूर्ति तो इच्छाएं रखता है, इच्छा पूर्ति भी करता है। मगर इच्छा पूर्ति कब करेगा? जब आपका दशमेश और षष्ठेश, ये 2, 6, 10 का यदि कॉम्बिनेशन बन जाता है, और चंद्रमा वैसे भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ उनका, और चंद्रमा 10th हाउस का लॉर्ड है, और चंद्रमा के अक्षर मुझे पता नहीं है, मगर हाँ वो 2, 6, 10, 11 कुछ दे रहा होगा चंद्रमा। तो यहाँ ये प्रधानमंत्री बन गए, वो चल रहे हैं। अब मंगल की दशा लग गई, मंगल इनका सेकंड भाव का लॉर्ड, सप्तम भाव का लॉर्ड, ये मारक हो गया, ये मारक हो गया मंगल इनके लिए। अब वो मुझे पता नहीं है कि मंगल क्या नक्षत्र ले रखा है एक्यूरेट, तो मैं आपको इससे ब्लाइंडली मैं प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। जब तक मैं कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर नहीं होता है, जब तक मेरे को ये नहीं होता है ये सही है मेरा, तो उसके बाद ही मैं कुछ बोलता हूँ। तो आपको मैंने 2 उदाहरण दिए, कि एक मेरा खुद का दिया कि शनि की साढ़े एक जैसे रिजल्ट कभी भी नहीं देती है, चाहे वो जीवन के 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। तो भगवान कृष्ण को भी तो शनि की साढ़े लगी होगी, तो कृष्ण भगवान का भी क्या रहा, स्ट्रगल ही रहा। भगवान राम को भी लगी थी शनि की साढ़े, वनवास हुआ था। अब उस समय वनवास हुआ, उस समय में दशा ऐसी होगी जैसे शनि की दशा, शनि की दशा, और 9th और 10th, 9th 12th, जब उनका वो दशा में कनेक्शन हो रहा था, 9th 12th और 3rd का कनेक्शन हो रहा था। जब भगवान राम के वनवास हुआ तो उनका 9th हाउस एक्टिव था, 8th हाउस एक्टिव था, और 7 से 12th 6ठा भाव भी एक्टिव था उनका। शत्रु तो हुई थे 6ठा भाव, तो 12वां भाव भी एक्टिव था। दूरस्थ यात्रा, 9वां भाव विदेश यात्रा, और 12वां भाव विदेश स्थान बता, तो गए थे वो, श्रीलंका गए विदेश यात्रा। और 12वां से तीसरा भाव जो है 12 और 3 का कनेक्शन, शॉर्ट ट्रेवलिंग, तीसरा भाव शॉर्ट ट्रेवलिंग, तो वो के परमानेंट सेटल होने के लिए गए थे, 14 साल जाके आ गए, 16 साल जो वनवास करके आ गए वापिस। तो हम किसी के बारे में यदि देखना हो तो उस समय में मुझे ऐसा लगता है शनि महाराज
की दशा अंतर्दशा होगी भगवान राम की, और गुरु का कहीं अंतर होगा। और वहां जब परिवार में डिस्प्यूट हुआ, उनका वनवास हुआ, तो मार्स भी कहीं एक्टिव है, मार्स भी एक्टिव रहा होगा। मगर उनका चंद्रमा, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। माया उनको, राहु महाराज उसको उनको कुछ नहीं कर पाए। वो पुरुषोत्तम राम थे, वो पुरुषोत्तम राम पहले राम थे, राजा राम थे, राजा भी नहीं थे पहले। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम थे, मगर वनवास जाके 16 साल राक्षसों का अंत करके जब आए तो मर्यादित पुरुषोत्तम राम हुए। पिता का वचन को टाला नहीं, वनवास चले गए, तो मर्यादित हो गया कुल, रघुकुल में मर्यादित हो गए। और भगवान राम ने कभी भी अपनी ओर से कभी भी चल के कुछ, कृष्ण भगवान ने तो कुछ अलग किया कि कृष्ण भगवान नटखट है, वो माया क्या करते हैं पता नहीं है, वो सबको मोह लेते हैं, बच्चे के रूप में आ जाएंगे, किसी रूप में आ जाएंगे, ठीक है। वो एक उनका एक प्रेम है, प्रेम बहुत ज्यादा कृष्ण से, कृष्ण भगवान प्रेम बरसाते हैं। और भगवान राम मर्यादित पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। यदि वो वनवास नहीं जाते, पिता का वचन नहीं निभाते ना, वो भगवान कहलाते भी नहीं। पहली बात, वो मर्यादित में तो भगवान से ज्यादा उनको मर्यादित पुरुषोत्तम राम मानता हूँ। हालांकि मेरे इष्ट देव है, वो उनके नाम पे ही मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के विद्वान थे, प्रख्यात तांत्रिक थे, तो साथ में गवर्नमेंट जॉब में भी थे। इसलिए मेरे को उनका, राम जी का उनको बहुत ज़्यादा था। तो मेरा जन्म जो हुआ दिवाली के आसपास ही हुआ था। मेरे पापा ने मेरा नाम भगवान राम से राम प्रसाद करके दिया कि ये राम जी का दिया हुआ प्रसाद है। अब मैं कितना कर रहा हूँ राम जी की प्रसाद में, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, शनि की 7.5 को आप इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की बात नहीं है कि खराब है। किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो, कोई जानकार एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो आपकी कुंडली। ज़्यादा डर रहे हो कि भाई ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, अरे एक ये ब्रह्मांड की, अच्छा एक मैं सूर्य ग्रहण की भ्रांति आपको निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद आ ही गया है। तो मैं बने वीडियो आपको देखना हो तो देखिएगा, नहीं देखना तो मत देखिए, जाओ मत, साइड पे मत जाओ। सूर्य ग्रहण वैसे लॉजिकली साइंटिफिक सूर्य ग्रहण जो होता है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आपस में एक दूसरे के बीच में आने से, चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा होगी, पृथ्वी बीच में आने से चंद्र ग्रहण होता है। ये तो हो गया आपका साइंटिफिक। अब सूर्य ग्रहण क्या है, ब्रह्मांड के अंदर, ये प्लैनेट की, ब्रह्मांड के अंदर कॉस्मिक घटनाएं जो होती है, आकाशीय घटनाएं, वो ग्रहों में हो, तारों में हो, नक्षत्रों में हो, कहीं भी हो। और ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारा एक ही ब्रह्मांड है, वैसे खरबों ब्रह्मांड है, हमारी एक ही गैलेक्सी है। अभी तो एक गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, ऐसे खरबों अरबों जिनको काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी परमात्मा ने ये बना रखी है। हर गैलेक्सी के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, हर ग्रह पे आपको कुछ अलग मिलेगा। तो सूर्य ग्रहण जो होता है एक कॉस्मिक जो
ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की एक गतिविधियां है। उस ब्रह्मांड के अंडर में हमारी पृथ्वी भी आती है, पूरी पृथ्वी आती है, अन्य प्लैनेट भी है। तो क्या आज सूर्य ग्रहण अमेरिका में दिख रहा है, जर्मनी में दिख रहा है, या जहां भी दिख रहा है, वो भारत में नहीं दिख रहा है? क्या भारत के लोगों पे असर नहीं होगा? मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता देता हूँ। सूर्य ग्रहण जो होता है, जो भी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण की बात करता हूँ, चंद्र ग्रहण की बात करें, चलो चंद्र ग्रहण। चंद्रमा में इतना पावर होता है, पूर्णिमा के रोज ज्वार भाटा ला देता है। पूर्णिमा के अंदर ज्वार भाटा आ जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, तो सूर्य हमारा आत्म कारक है। तो यदि सूर्य ग्रहण अदर कंट्री में हो रहा तो उसका असर इंडिया में भी होगा, और उतना ही होगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। और जो भी ज्योतिषी इस बात को यदि इग्नोर करता है, यदि वो गलत ठहराता है, मैं उसको 1,00,000 प्रूफ बता सकता हूँ, विथ प्रैक्टिकल, विथ चार्ट। तो सूर्य ग्रहण यदि दूसरी हो रहा है, दूसरे देशों में हो रहा है, तो हम लोग भी, भारत के लोग, जहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ नहीं दिख रहा है, वहाँ भी कॉस्मिक रेज, जो बेड कॉस्मिक रेज तो रहेगी सही, ठीक है, इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, मगर कुछ डेफिनेट कुछ न कुछ असर रहेगा। और उसका सूर्य ग्रहण का आपने देख ही लिया, कल के मैंने वीडियो में डाला था, प्राकृतिक आपदाएं। लोग कल वो म्यांमार में, बैंकॉक वगैरह में क्या अर्थक्वेक वगैरह आ गया। अच्छा, एक सूर्य ग्रहण के ये प्रभाव तो है, मगर मैं कुछ ट्रांजिट जो गोचर में शनि महाराज जो गोचर ट्रांजिट कर रहे हैं ना अभी मीन राशि में, वो गुरु महाराज चंद्रमा की है। शनि महाराज ने गुरु का नक्षत्र ले रखा, वो गुरु महाराज ने चंद्रमा का नक्षत्र ले रखा। शनि महाराज मीन राशि में जाएंगे और गुरु महाराज मंगल का नक्षत्र लेंगे, तो मीन से और उस समय में मंगल कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा। 10 अप्रैल को कर रहा है, तो उसके रिजल्ट 4-5 अप्रैल को मिल जाएंगे। आप तो 10 अप्रैल से गिनो। तो शनि से उसकी स्थिति क्या हो गई? शनि महाराज मीन में, तो 12 से गिनो, मीन को 12 गिनो, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि ट्राइन में आ गए। क्या आ गए? त्रिकोण में। तो शनि महाराज और मंगल का युति, सिंपल युति भी एक हाउस में, बिना डिग्री, दोनों का डिग्री डिफरेंस काफी हो, दोनों अलग अलग नक्षत्र में हो, राशि एक ही हो, दोनों अलग अलग नक्षत्र में हो, तो भी बुरा प्रभाव इतना भयंकर देते उस राशि में, उस भाव में। सर्जरी करवा देंगे, वहां पे आपको पूरा एनर्जी लगा देंगे शनि महाराज। और शनि महाराज तो बहुत धीरे धीरे वो रिजल्ट देते, मंगल बहुत एग्रेसिव है। तो ये बहुत बेकार बेड इवेंट होने वाला, जो स्टॉक मार्केट के लिए, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के लिए मंगल का गोचर कर्क राशि में और शनि महाराज का गोचर मीन राशि में बेरिश मोड़ में लाएगा। जो भी 1.5 महीना चले, जो भी चले। और इधर आप देखो कि राहु महाराज गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो राहु से मंगल के जो कर्क राशि में जो ट्रांजिट कर रहा है, 6ठा भाव हो गया, 6-8 की स्थिति हो गई। इसकी रिजल्ट क्या निकलेगा पता है आपको? क्योंकि मंगल महाराज भी जल तत्व राशि में बैठ जा रहे हैं और शनि महाराज भी जल तत्व राशि में है, तो वैसे भी ये मोक्ष त्रिकोण में आ गए। और मोक्ष किसका करवाएंगे? आप देखो मंगल क्या है,
राजा का सेनापति, खून खराबा करने वाला, खून खराबे से मोक्ष करवाएंगे आपका। तो शनि से त्रिकोण में मंगल स्टॉक मार्केट को बेरिश देता है, बेरिश मोड में लाता है। तो राहु से मंगल महाराज 6-8 पोजीशन बना रहे हैं इसमें। अब राहु महाराज बैठ गए वायु तत्व राशि में और मंगल है जल तत्व राशि में, वो फायरी प्लैनेट है। इस वर्ल्ड के अंदर जब तक मंगल महाराज, मैं तो मंगल महाराज का गोचर मेरी राहु से गिनूं और शनि से भी गिनूं, तो कर्क और सिंह राशि तक, कर्क सिंह और कन्या राशि तक जब तक गोचर करेंगे मंगल महाराज वर्ल्ड वाइज, यानी कि 4.5 महीने, यदि कोई बकरी अकरी होते नहीं, बकरी होना ही नहीं चाहिए, 4.5 महीने, तो 4.5 महीने का मैं गिनूँ आपको तो 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त ठीक है, सितंबर, मगर सितंबर तक बहुत बढ़िया, बहुत बेकार रहेगा। वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार नहीं कह रहा हूँ, एक देश दूसरे देश में किसी भी तरह के डिस्प्यूट होगा, चाहे वर्ल्ड ट्रेड जो है, और जो भी जो ट्रम्प वगैरह क्या नए नियम लगा रहा है, किस तरह के वो टैरिफ वगैरह वो लगाना, उसकी वजह से डिस्प्यूट होना। इधर हमारा रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है। तो जल तत्व राशि में मंगल बैठा हुआ, शनि वायु तत्व, शनि भी जल तत्व राशि में बैठा हुआ, तो जल के अंदर साइक्लोन आना या कोई एटॉमिक बम का टेस्टिंग करना पानी के अंदर, या जल में युद्ध वार होना नेवी के अंदर, तो जल से संबंधित सागर, नदियां, तालाब, इनमें डूब के लोगों का मरना, इनमें दुर्घटनाएं होना, चाहे नाव की दुर्घटना हो, जहाज की हो, शिप की हो, और राहु इधर वायु तत्व राशि में और मंगल उसके 6ठे भाव में है, तो आकाशी ही दुर्घटना भी होगी। अब आकाशीय दुर्घटना में क्या क्या होता है, प्लेन चलता है, सैटेलाइट रहते हैं, आकाशीय है ना तत्व, जिसे आकाश तत्व के प्लानेट को तो गुरु से करते हैं, मगर राहु को अंतरिक्ष भी मानते हैं, बहुत सारे लोग अंतरिक्ष मानते हैं। तो अंतरिक्ष में भी कुछ हलचल होना, कुछ ऐसा कुछ इवेंट होना, वहाँ जो सैटेलाइट चल रहे हो वो क्रैश हो जाना, प्लेन क्रैश हो जाना, चाहे वो यात्री वाला हो, शिप में भी ये कह रहा हूँ कि पानी वाला शिप है, चाहे वो लॉजिस्टिक वाला हो, चाहे वो यात्रियों को लेके जाने वाला हो, ट्रेवल करवाने वाला हो, तो मंगल भूमि कारक है। और शनि भी एक तरह से हमारा जो लैंड होती काली उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। शनि से मंगल का जो आपस में जो कनेक्शन बन रहा है, बहुत अच्छी जो युति बन रही है ट्राइन के हिसाब से, ये युति पृथ्वी में अर्थ की काना, भूमि से संबंधित प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी होना, भू संकलन होना, हिम संकलन होना, यानी बर्फ से जो गिरते हैं ना, बर्फ के वो चट्टानें गिरती, नेवी की आर्मी के लिए अच्छा नहीं है। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रेव मैन को, खिलाड़ियों को, है ना, प्लेयर वगैरह का तीसरे भाव का कारक है ना, तीसरे भाव में क्या हमारे खिलाड़ी वगैरह आते हैं। ठीक, और मंगल यदि किसी के कुंडली में शनि से यदि पंचम में हो तो उसके छोटे भाई बहन के लिए अच्छा समय नहीं है, उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट का ध्यान रखना, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होंगे। राहु, अच्छा मैं बताता हूँ, ट्रेन होती ना,
ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट होती है? तो ये तो क्या है, एक दिन मेरे क्वेश्चन दिमाग में कुछ बात आई और कहीं एक आध चीज़ कहीं लिखी हुई थी रहू के बारे में, ट्रेन और रहू का। फिर मैंने विचार किया, यदि ट्रेन के कॉम्बिनेशन निकालें कि ट्रेन को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लैनेट करते हैं, तो मुझे ये समझ में आया, क्योंकि हमारी जो ट्रेन होती है, जो पहले हुआ करती थी और अभी भी होती है, उस बुलेट ट्रेन जैसी, वो सांप जैसी होती है। एक तो लंबी होती है और लास्ट में क्या रहता है, पूंछ जैसा दिखता है ना, लास्ट वाला। और वहाँ पे जो भी होता है, एक रेलवे का जो कर्मचारी रहता है लास्ट वाले डिब्बे में, झंडी वगैरह देने के लिए, सिग्नल देने के लिए, झंडी वगैरह दिखाने के लिए। तो ये सांप जैसी है, इसलिए राहु से ही ये इंडिकेट होती है। अच्छा, ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? शनि से। तो उसका ड्राइवर कौन हो गया? शनि हो गया। अब राहु शनि से, मैं जो स्थिति बता रहा हूं कि शनि से पंचम में मंगल ट्रांजिट करेगा कर्क राशि में, राहु से छठे भाव में 6-8 की स्थिति मंगल बना रहा है, तो क्या ट्रेन के एक्सीडेंट नहीं देगा क्या? एक्सीडेंट देना, जो भी होना, ब्रेक फेल होना, जो भी होना, किसी तरह का, ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ये पूरे होल वर्ल्ड में आएगा। अब भारत का मत लीजिए, भारत का तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, कंट्री का लिए जनरल प्रिडिक्शन है, पूरे वर्ल्ड में और लगेंगे ये नियम, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइज लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आने वाला समय सितंबर, पर्टिकुलर सितंबर एंड तक बहुत ख़राब समय साहब। आप गाड़ी वगैरह जो है बड़े सावधानी से चलाइए, और जिनका शनि मंगल का कनेक्शन है आपस में, उनको थोड़ा सा रखिए। मेरे खुद के है, मेरे 11th हाउस में शनि है और 8th हाउस में मंगल है, दोनों राशि परिवर्तन योग है। और ये जब भी ये शनि मंगल का ऐसा चलता है मेरा, तो मुझे डेफिनेटली मेरी पर्टिकुलर स्पाइन वगैरह बैक साइड में होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का छठा भाव है, थोड़ा सा स्पाइन भी गिनते हैं, वो 8वें भाव में बैठ गया, वो तीव्रता बढ़ाएगा। तो जब भी मेरा मंगल वृश्चिक राशि में जाता है तो रोग बढ़ा देता है, क्योंकि उससे तीसरे भाव में यानी 8वें भाव में मंगल बैठा हुआ मेरा। तो गोचर को और दशा को थोड़ा सा आप लॉजिकली, हर चीज लॉजिकली समझो, सोचो उसके बारे में, ऐसा हुआ तो हुआ। अच्छा, राहु शनि और मंगल, राहु शनि आंदोलन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जब शनि राहु की नक्षत्र में हो, राहु शनि के नक्षत्र में हो, शनि राहु के नक्षत्र में हो, राहु शनि के नक्षत्र में हो, राहु शनि का डिग्री डिफरेंस यदि 3 डिग्री 20 मिनट का हो, या किसी भी भाव में हो, या राहु शनि कंजक्ट हो, तो दोनों का नक्षत्र स्वामी एक हो, और साथ में मंगल से उनका यदि संबंध बन रहा है 6-8 का 2-12, इस समय में किसान आंदोलन तो होता ही है। वो भूमि, किसान क्यों लिया मैंने? शनि वैसे भी खेती करता है, खेत को भी करता है। मंगल भूमि कारक है, तो मंगल भी भूमि कारक है, तो कौन है? यानी कि किसान वर्ग। शनि सेवक भी है, कर्मचारी भी है, तो ऑटो रिक्शा चालक भी है। तो आंदोलन आपको बहुत बड़े पैमाने में दिखेगा। ये अप्रैल से लगा कि ये सितंबर तक किसान आंदोलन, और भी किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन, अब जैसे ये लोग वक्फ बोर्ड बिल का बता रहे हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर कास्ट वक्फ बोर्ड बिल के जो पेश कर रहे हैं उसके खिलाफ है। ये क्या एक आंदोलन हुआ ना?
यदि मंगल इसके साथ कर्क राशि में जुड़ जाएगा और ये आंदोलन चलेगा तो हिंसक हो जाएगा 4 अप्रैल बाद। अभी चंद्रमा के नक्षत्र में है, गुरु महाराज वहां तक ठीक है, मगर जैसे ही गुरु महाराज ने मंगल का नक्षत्र लिया, वो चंद्रमा ने कर्क राशि में, मंगल ने कर्क राशि में ट्रांजिट किया, यह सब अकेला होगा, ये हिंसक हो जाएगा। वो इधर ईरान इजराइल वगैरह का चल ही रहा है, इधर बलूचिस्तान का चल रहा है पाकिस्तान में। तो मैं अभी से कह रहा हूँ कि हमारा पीओके का जो है वो इंडिया में शामिल होने वाला है, ये आपको आने वाले 2.5 साल में शामिल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी 2027 के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे प्रिडिक्शन जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो जो इवेंट आ रहा है, अच्छा ये आने वाला 7.5 ये जो लगी है, पाकिस्तान की जो लग्न कुंडली है वो मेष लग्न की, तो शनि की 7.5 मेष लग्न की है। चंद्रमा से नहीं देख रहा हूं मैं, लग्न से देख रहा हूं। बहुत बेकार है पाकिस्तान के लिए, ये 2.5 साल बर्बाद हो जाएगा, भिखारी। ये थाईलैंड के, म्यांमार वगैरह के, हमारा बर्मा, हमारा भारत का भी टुकड़ा है। म्यांमार में हुआ ये भूकंप आया, बांग्लादेश के हमारा ही तो टुकड़ा है, पाकिस्तानी में हमारा टुकड़ा ही तो बच्चे हैं हमारे। तो सऊदी अरेबिया वगैरह, ये नेपाल वगैरह हमारे मित्र वर्ग। तो ये अर्थक्वेक का जो आया ना, ये सब सूर्य ग्रहण की वजह से आया है, ये सूर्य ग्रहण की वजह से आया है। और इस सूर्य ग्रहण का असर 15 दिन तक रहेगा, और 15 दिन में ही मंगल महाराज वो गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो उसका रिजल्ट पहले से आपको 4-5 दिन पहले से दिख जाएगा। तो आने वाले 15 दिन थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखो। मार्केट, स्टॉक मार्केट में अभी निवेश मत करो। अच्छा, एक गोल्ड का मैंने बताया था, एक्चुअली ये बात है 1.5 साल पुरानी। यदि मेरा वीडियो को मेरा मित्र देख रहा होगा, जब मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहा था, तो हम लोगों का एक ग्रुप था 15-20 जनों का। तो एक्चुअली उनको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी, न तो वैदिक आती थी, न केपी आती थी, कुछ नहीं आता था। तो हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे, फाइनेंशियल वाले प्लेटफॉर्म में। तो उन्होंने कहा जोशी जी अपन रिसर्च करते हैं। मैं करें, ये ग्रुप बनाए सब टेलीग्राम में। रात को 10 बजे बैठते थे, रात को 4 बज जाती थी हमको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करने में, कि आज बेरिश हुआ तो हुआ क्यों, आज बुलिश हुआ तो हुआ क्यों, इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में मार्केट उठा तो उठा क्यों, क्या चेंज हुआ, क्या ग्रहों में परिवर्तन हुआ, क्या नक्षत्र में परिवर्तन हुआ, कहाँ लग्न में परिवर्तन हुआ, किसने किस उप नक्षत्र ने। तो उन लोगों को कुछ भी नहीं आता मेरे गुरु वाले को। तो मैंने डायरेक्टली, वैदिक वाला तो समझ के, वैदिक वाला तो पूरा जानता है ग्रहों के बारे में सब, मगर उन लोगों ने तो वैदिक भी नहीं किया। वो मैं डायरेक्ट ईपीएस पे चला गया, 7 स्टेप पे। उनको मैंने, मुझे लगे होंगे शायद 3-4 क्लास, 5 क्लास लगी होगी। 5 क्लास में उनको ईपीएस से पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट, अदर प्रेडिक्शन के लिए मना किया मैंने, अदर प्रेडिक्शन के लिए मना किया कि यार अदर प्रेडिक्शन मत करो, केवल मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, या तो ईपीएस कोर्स कर लो। मैंने 4 बार किया, जब जाके मेरे को कुछ पल्ले पड़ा। वो मेरे गुरु आदिनाथ जी है, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बहुत मेहनत करते हैं। आप है ना, आप ईपीएस सीखिए। केपी वाले जो है जितने भी, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, सर 2.5 स्टेप थोड़ी छोड़ दीजिए, 4 स्टेप भी मत कीजिए, कस्पल इंटरलिंक तो करिए मत। आप 7 स्टेप थोड़ी ईपीएस सिस्टम उसको, उसका कोर्स करिए। वो बहुत रीजनेबल चार्ज, सर बहुत मेहनत करता है आदिनाथ जी। में क्या बताऊँ, फाउंडर है वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना रखा हूँ सॉफ्टवेयर। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सब सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा।
तो मैंने उस समय में गोल्ड, जो मेरे फ्रेंड ने, मैं अभी मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, छोड़िए, उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे चैनल पे लिखा कि जोशी जी ये गोल्ड क्या करें, खरीदें क्या, खरीदने में फायदा क्या। तो मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए मैंने लिखा यस खरीद लीजिए। तो उस समय में चल रहा था $1960। कितना चल रहा था? $1960। और आज कितना है? ये बात 1.5 साल पुरानी बात है। वो आज है $3083-84। कितना डॉलर बढ़ा? $1100 बढ़ गए। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जब $2914 चल रहा था, उसको वो ऊपर जाके सोना नीचे आया, उसका मैंने टेक्निकल चार्ट देखा और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखा, क्योंकि गुरु ने चंद्रमा का नक्षत्र पकड़ रखा। जब गुरु ने जब से चंद्रमा का नक्षत्र पकड़ा, गोल्ड बहुत बुलिश हो गया। वो सूर्य ने अभी शनि का नक्षत्र पकड़ रखा है, तो भी गोल्ड बुलिश हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि सूर्य ने शनि का नक्षत्र, अब वो तो शनि का नक्षत्र वैसे छोड़ देंगे, वो 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20, छोड़िए। सूर्य का तो आप गिनो मत। वो सूर्य अभी मीन राशि में कर रहे ना ट्रांजिट, तो भी बुलिश हो रहा है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, ये ग्रहण का ये जो है कॉन्सेप्ट, ये सीखने वाली बात है। मैं किसके लिए प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं। जब भी आपको देखना है कि आपका ग्रहण क्या आपको रिजल्ट देगा, अच्छे गलत छोड़ दीजिए, अच्छे देगा या बुरे रिजल्ट देगा आपको, वो छोड़ दीजिए। आप देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में किस हाउस के अंदर मीन राशि पड़ रही है, वहां के कारक तत्वों को सूर्य ग्रहण खा जाएगा। मान लो मेरा मिथुन लग्न है, अब ग्रहण योग कहां बन रहा मेरा? 10वें भाव में। 10वां भाव मेरे कैरियर का, मेरे पिता के धन का, मेरे पिता के कुटुंब का। मेरे पिता के कुटुंब में तो कौन आते हैं? सब आते हैं, जो मेरे आते हैं वो सब आते हैं। तो मुझे पता है कि अभी क्या चल रहा है मेरे साथ में। तो 10वें भाव में मेरे आज ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो मुझे सबसे पहले कैरियर से रिलेटेड मुझे ट्रबल रहेगी। माँ के कारक तत्व कुछ कम हो गए। दसवें भाव के कारक तत्व, और मीन राशि में हो रहा, तो मीन राशि के थोड़ा बहुत कारक तत्व खत्म होते ही। ऐसे ही मान लो किसी का मेष लग्न है, मान लो वृषभ लग्न है, तो उसके 11th हाउस में ग्रहण हो रहा है, तो 11वां भाव क्या? डिजायर का, इच्छा पूर्ति का। थोड़ी जो उनकी इच्छाएं होगी नहीं। अच्छा एक बात बताऊं कि जिनका अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और जो चाहते हैं ट्रांसफर होना, कि मेरा ट्रांसफर, जो नौकरी वाले हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि आपको 4-5 अप्रैल के बाद आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर लिस्ट नहीं आ रही है, तो 4-5 अप्रैल से लेके मंगल का कर्क राशि में होने तक आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आपका ऑर्डर मिल जाएगा आपको। और आपको मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा। मेरा क्या प्लान है कि मैं कुछ जनरल जानकारी ऐसा देता रहूं जो मेरा खुद का कुछ किया होगा, लगाया होगा मैंने, या सीखा है, तो वो कुछ शेयर करूं। आप पकड़ पाओ तो पकड़ लेना, कि बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कोई चार्ट वगैरह शेयर कर नहीं रहा हूँ, के लिए वीडियो बना रहा हूँ।
वो आप लोग जब इंटरेस्टेड हो गए कि वास्तव में कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है, कैसे दशा देखी जाती, कैसे ट्रांजिट देखा जाता है, तो उसका मैं आप एग्जाम्पल लेके मैं आप बोलोगे 50 कुंडली का देखना, 50 कुंडली का मैं आपको सिखाऊंगा मैं उससे कि दशा कैसी देखी जाती है, ट्रांजिट कैसे देखा जाता है, घटना कब घटित होती है। तो कभी मौका लगेगा और आप लोगों को यदि ज़्यादा यदि दर्शक होते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं तो अच्छी बात है, तो सब ज्ञान मिलेगा सबको। और मुझे भी आप लोगों का कोई प्रश्न होगा और आप यदि मेरे को भेजते हो, पूछते हो, यदि मुझे पता होगा मैं ज़रूर बताऊंगा और उससे मेरे को और सीखने को मिलेगा। आपका नॉलेज आप भी शेयर करिए, कमेंट में शेयर करिए। आप मैंने जैसे आज मान लो सूर्य ग्रहण का लिखा, शनि की 7.5 का बताया, दशा कैसे काम करती है ना। तो इसमें आपकी कुछ और भी कुछ आपने कुछ रिसर्च किया या आपको कुछ और भी ज्ञान इसके अलावा, आप उसके अंदर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं भी आपसे सीखने की कोशिश करूँगा। मैं तो जीवन भर सीखने की ही कर रहा हूँ। मैं तो पिछले 40 साल हो गए सीखते सीखते। तो अगला वीडियो में फिर कल बनाऊँगा मैं, कुछ अलग टॉपिक पे बनाऊँगा। चलित चक्र पे मैं सोच रहा हूँ, चलित चक्र और लग्न कुंडली में लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट वो 3-3 महीने का कोर्स करके आए हैं। एस्ट्रोटाक वगैरह पे, एस्ट्रोटाक, एस्ट्रोसेज वगैरह में ये थोड़ा बहुत पूछा के 20 रुपये मिनट 25 रुपये मिनट में काम करने लग जाते हैं। तो उनको यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लग्न कुंडली और चलित कुंडली कैसे बनती है और लग्न कुंडली क्या वर्क करती है और चलित कुंडली क्या वर्क करती है, यही पता नहीं लोगों को। नमाज कुंडली किसके लिए काम करती है, डिविजनल चार्ट है, आप करियर का देख लो तो डिविजनल चार्ट को भी पकड़ी है, D10 को। संतान का विचार कर रहे हो तो गोचर लगा रहे हो, दशा लगा रहे हो, तो आप D7 में भी लगाइए। डिविजनल चार्ट को छोड़िए मत। मगर डिविजनल चार्ट कब यूज करना आपको, कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको बर्थ टाइम आता हो रेक्टिफाई करना, या कुछ समझ हो आपको कि ये टाइम सही है या नहीं, तो ही डिविजनल चार्ट को यूज करना। बाकी का D10 तक तो चलेगा, D10 तक तो चलेगा, मगर आगे मत जाइएगा। D27 में, D30, D40, D45, D60, D10, D81, D150, 144, 300, इनमें मत जाइएगा, उलझ जाओगे आप। तो अगला वीडियो में कल बनाने की कोशिश करूँगा कुछ नए टॉपिक पे। मैं ये नहीं कहता हूँ चलित चक्र पे बात करूँ, मैं और भी कोई टॉपिक ऐसा हो जो करंट में चल रहा हो, उसके कारण क्या रहेंगे एस्ट्रोलॉजिकल, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि करंट में क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, 10 केस आ चुके मेरे पास, जहां महिलाएं पिछले 10 दिनों में 10 केस ऐसे आए जो महिलाएं मैरिड लाइफ जी रही हैं, मगर अपने पति से परेशान होके, वो वेल जॉब में, वेल सेटल है, बहुत अच्छे लेवल पे जॉब में, 10 साल की शादी, 20 साल की शादी, 22 साल की शादी में डिवोर्स ले ली। और मैं 10 दिन से ये हैंडल कर रहा हूँ डिवोर्स लेना या नहीं लेना। मैं कोशिश करता हूँ उनके जीवन को बचाने की, उनके वैवाहिक जीवन को बचाने की। मैं मोटिवेट करता हूँ उनको, भाई एक बार और मौका दीजिए, एक बार और देख लीजिए। ये जीवन का सवाल है, बच्चों का सवाल है। तो अभी क्या है, ये डिवोर्स वाले केसेस बहुत आ रहे हैं। तो मैं डिवोर्स की एक गोचर में क्यों ऐसा हो रहा है, गोचर में क्यों हो रहा है, और मेरे पास तो क्या है कि मैं अमेरिका वगैरह की बात नहीं करता हूँ, तो 3 दिन में सुबह शादी करेंगे और दिन में उनका डिवोर्स हो जाता है। मैं तो भारत की बात करूँगा, तो भारत की कुंडली को लेके मैं बताऊँगा आपको क्यों इस तरह का डिवोर्स वाली स्थिति चल रही है। और ये चलेगा, शनि महाराज मीन राशि में है, वहाँ तक चलेगा।
और मीन राशि में वहाँ विष्णु महाराज बैठे हुए, शयन सुख, चिर निद्रा में, ध्यान में सोए हुए विष्णु महाराज। विष्णु महाराज कौन है? इस सृष्टि के चलाने वाले। शंकर जो है, शिव और शंकर अलग अलग है, याद रखिएगा। महेश, शंकर, महेश, ये सब एक। परमात्मा शिव है, निराकार। ये तो इनको ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के लिए रख दिया है। अब सृष्टि का निर्माण कर दिया, इंसान पैदा किए, जो भी किए, जानवर किए, जो भी किए, पशु, पेड़ पौधे, जल, उनकी पालना कौन करे? अब राजा कौन बने जो इनको पूरा देखे? तो विष्णु जी को बना दिया। और शंकर जी है जिनकी जटाएं हैं, जिन्होंने गंगा उनके निकल रही है सिर में से, वो शंकर जी है, महेश है। उनको संहारक बताया। अरे संहारक नहीं है, नहीं है। आपने कुछ गलत किया, आपने प्रकृति से छेड़छाड़ करी, किसी से आपने मतलब आपने किसी से कुछ किया, वो आपके, क्योंकि शनि महाराज की रेमेडीज क्या है? शिव आराधना। तो आप यदि कर्म अच्छे नहीं करोगे तो वो फिर वो करेंगे। आपने यदि प्रकृति के अंदर पूरा आ गया, जल वगैरह, ये पेड़ पौधे, ये नहीं, इनसे छेड़छाड़ करी, फिर सहारक बना। वो केदारनाथ का देख लीजिए, वहाँ पर सब लोग होटल बनाने लग गए, पेड़ काट दिए थे, ज़्यादा होने लगता है ना। वो केदारनाथ का कांड वही था। तो शनि महाराज मीन राशि में विष्णु जी के पास गए हुए। अब आपका सारा लेखा जोखा, क्योंकि वो तो राजा है। और शनि महाराज को वैसे सेवक बोलते हैं, मगर शनि महाराज जज है, न्यायप्रिय देवता है, जज है। अब जज साहब जाके विष्णु महाराज को आपने पिछले सालों में किस तरह के कर्म किए वो बताएंगे वहां पे उनको। वो आपने अच्छे कर किए, बुरे किया। मैं ये नहीं कहता 30 साल की बात करेंगे वो, कि 10 साल की करेंगे, 2.5 साल की करेंगे, कितनी सालों की बातें करेंगे, मगर आपकी कंप्लेन जरूर शनि महाराज वहां जाके कंप्लेन, मतलब आपने खराब काम किए तो कंप्लेन हुई, अच्छे कार्य किए तो वो विष्णु जी को कहेंगे कि इन्होंने, जोशी जी ने बहुत अच्छा कर्म किए इन्होंने। अब आप राजा हो, कुछ इनको पारितोषिक वगैरह कुछ देना चाहो तो दे दो। जब विष्णु जी चाहेंगे तो मुझे अच्छा पारितोषिक का मतलब, ठीक है, मैं शांति से रहूं, मैं जो भी हूं संतुष्ट हूं, बस मैं जिज्ञासु हूं। वो भी ज्योतिष के अंदर रिसर्च का मैं जिज्ञासु हूं। मैं ज़्यादा रिसर्च में रहता हूँ, मुझे पैसे वैसे का ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो शनि महाराज वहां जाके विष्णु जी से करेंगे, और विष्णु जी वापिस कम्युनिकेशन, शंकर जी, ब्रह्मा जी का, इनका तो होते ही रहता है ना तीनों का। परमात्मा शिव ने तो तीनों को नियुक्त कर रखा है। तो आपने कर्म नहीं किए तो शंकर जी के पास जाएंगे, विष्णु जी बता देंगे सबको क्या करना है इनका। इसलिए बेस्ट है आप शिव आराधना करिए। मीन राशि में शनि आया है, चाहे जिनकी साढ़ा साथी हो या मत हो, उनकी आराधना कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, विष्णु आराधना कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप विष्णु आराधना कीजिए, विष्णु आराधना कीजिए, शिव जी की भी कीजिए, कोई मना नहीं हमारे लिए। या शिव के अवतार, रुद्र के अवतार, शंकर जी के अवतार, रुद्र के अवतार, हनुमान जी, भैरव, इनमें से एक की कर लीजिए।
हनुमान जी की सबसे सीधे साधे इंसान है, जल्दी प्रसन्न होते। करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना। जब आपको ज्यादा ही हो, दुश्मन शत्रु की तरफ से हो तो ही बजरंग बाण करिए। कभी भूल के हम बजरंग बाण मत करिएगा, क्योंकि उसमें क्या राम जी की सौगंध दिलाई गई है। और हम लोग क्या है, गृहस्थ जीवन में रहने वाले, जब हम राम जी है पुरुषोत्तम मर्यादित पुरुषोत्तम राम का सौगंध खा के हनुमान जी को सौगंध दिला रहे हो, वहीं यहाँ तुम बुरे कर्म कर रहे हो हैं, तो क्या करेंगे फिर वो हनुमान जी फिर आपके साथ। इसलिए आप बजरंग बाण का पाठ मत करिए, आप हनुमान चालीसा करिए। आपको बहुत यदि गुस्सा आ रहा हो, कुछ हो, स्ट्रेस हो, कुछ हो, आपको यही मिलेगा। उसको रुद्र के अवतार है। और इधर विष्णु जी का करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको दुनिया की बता रहा हूँ, बेस्ट रेमेडी दुनिया की, एक ही रेमेडीज बता रहा हूँ, एक ही रेमेडी, कोई मंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, नित्य। तो कोई दुनिया में क्या है, क्योंकि हमारे जो हम देखो, मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि यार मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, अरे यार मेरे को यार कोई मिला नहीं, अरे वो मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ उसका। मगर मैं देखूं कि मेरा जीवन जो बाल्यकाल का था, मेरा जो पढ़ने का समय था, वो कितना स्ट्रगल में निकला, वो आज मैं उससे लाखों गुना, करोड़ों गुना मैं बेहतर स्थिति में हूं। किसकी वजह से हूं? ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध कर्म। दूसरा है ये परमात्मा, सबसे बड़ा परमात्मा की कृपा नहीं होती तो मैं कुछ भी इस स्थिति में नहीं होता। यदि मेरे जीवन का आप यदि प्रथम चरण 25 साल की आयु तक का देखो, आपको स्ट्रगल वाला ही पीरियड रहा है, सब परमात्मा ने दिया। इसलिए आप विष्णु जी की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और साथ में क्या है, विष्णु जी के साथ में कौन है, शुक्र का भी आप लोग को पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो आप साथ में श्री सूक्तम का पाठ करिए, लक्ष्मी जी का, और नित्य करिए। और यदि मैं मानता हूँ कि बहुत सारों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, उस सही उच्चारण रहता है, उनका मन में रहता है कि यदि हम सही उच्चारण नहीं निकलेगा तो हमारा कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप भ्रम की स्थिति मत पालिए। आप सुबह उठिए, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए विष्णु सहस्त्रनाम, वो ओमजी भाई ओझा जी का करिए आप सहस्त्रनाम, बहुत अच्छा है। हाँ, ओमजी भाई ओझा, हाँ ओझा, ओझा जी का अब नाम उनका पता नहीं। वो विष्णु सहस्त्रनाम किताब उन्होंने अच्छा गाया, शिव आराधना भी बहुत, उनकी एक कैसेट निकली थी बहुत पहले, शिव के तांडव स्रोत में भी शिव तांडव हुए, पंचाक्षरी मंत्र पे भी नीति थी उनकी, रुद्राष्टकम पे भी थी कैसेट वगैरह। तो उनका विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम, शायद लक्ष्मी इनका अनुराधा पोरवाल का अच्छा है श्री सूक्तम, वो आप घर में इतना वॉल्यूम रखो, कोई दूसरा डिस्टर्ब भी नहीं हो, मगर हाँ सबको आवाज जाए, घर के अंदर वाइब्रेशन जाए। वो चालू, सुबह उठे, नित्य कर्म से फ्री हुए, चालू कर दीजिए। और नित्य कर्म भी होते रहेंगे, आप तो चालू कर लीजिए, रिपीट हो रहा, रिपीट होने दीजिए जितने घर में। और कोई बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का भी नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं है, आपको जब समय मिले यूट्यूब में हनुमान चालीसा सुन लिया करो, मगर उनके अक्षरों पर ध्यान दो, वो क्या लिखा है उसके अंदर, वो कानों में श्रवण करो, उसका अनुवाद होना आपको समझ में आना चाहिए।
तो मज़ा आएगा आपको। वो एक तरह से मेडिटेट कर देगा आपको, कान में सुनोगे तो मेडिटेट कर देगा, आपको ब्रेन को रिलैक्सेशन दे देगा हनुमान चालीसा। यदि और स्पीकर लगा के सुनोगे तो आपको ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, क्योंकि एक तो साउंड आपकी मोबाइल से जा रही सीधी, एक उससे, क्योंकि वहाँ तो आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, मगर कान में लगा के यदि ईयरफोन वगैरह जो लगाया आपने, उससे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। आप करिए, उपाय करिए। और भी कुछ आपके यदि टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हो कि उस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूं एस्ट्रोलॉजिकल, तो मैं डेफिनेट करूँगा। आप कमेंट में मुझे लिखिए कि किस टॉपिक पे बात करनी है। एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में करनी है, ईपीएस के बारे में करनी है, आपको 4 स्टेप थ्योरी के बारे में करनी है, आपको नाड़ी सिस्टम में आपको कुछ सीखना है, पामेस्ट्री सीखनी है, फेस रीडिंग सीखनी है, मैं सब बता दूंगा आपको। जो भी टॉपिक चाहिए आप मुझे बता दीजिए कि किस टॉपिक पे बात करनी है। अब यहीं इस वीडियो को हम विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।